भाभी, इस बार मेरा भतीजा ही आने वाला है। ननद की बात सुनकर मैंने प्रश्नवाचक निगाह उन पर डाली। हाँ भाभी, आपको पहली बार में लड़का ही होगा। हमारे घर की सब बहुओं को पहली बार में बेटा ही पैदा हुआ है। मेरे चेहरे के भाव पढ़ते हुए मेरी ननद रानी ने बड़े आत्मविश्वास से कहा, मुझे तो पहले बेटी ही चाहिए, क्योंकि बेटियां ही माँ के दिल के सबसे करीब होती हैं। मैंने अपनी चुप्पी तोड़ी। आपके चाहने से क्या होगा भाभी, हमारे घर में सभी बहुओं को पहली बार में बेटा ही पैदा होता है। अच्छा जी, मैंने हैरत से कहा। हम ननद भाभी की नोकझोंक यूं ही जारी थी। अचानक दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजा खुलते ही सामने किन्नरों का समूह खड़ा था। पता नहीं उन्हें कैसे खबर लग गई थी कि मैं माँ बनने वाली हूँ। वे सब नाच गाकर मुझे दुआएं दे रही थी। बहू रानी को लड़का ही पैदा होगा। मुन्ना राजा बहुत जल्द इस घर में आने वाला है। लल्ला को पाकर हमें भूल न जाना। हम सब फिर आएंगे इस घर के चिराग को आशीर्वाद देने और अपना इनाम लेने। किन्नरों की भविष्यवाणी सुनकर मेरी सासू माँ बहुत खुश हो गई थी। वे बहुत खुश होकर उनकी खातिरदारी में लगी हुई थी। किन्नरों के जाने के बाद सासू माँ घर वालों से कह रही थी, देखो किन्नरों को भी पता है कि घर में मुन्ना राजा ही आएगा। उनका कहा हमेशा सच होता है। मैं तो उन्हें मुंह मांगा इनाम दूंगी। यूं ही हंसी खुशी के माहौल में कब 9वां महीना लग गया पता ही नहीं चला। उस दिन देर रात मुझे पेट में दर्द शुरू हो गया, तो स्थिति को भांपते हुए मुझे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। पहला दिन तो इंतजार में ही निकल गया। समय समय पर घर वाले मुझसे मिलने आते रहे। अस्पताल की तरफ से खाने पीने की व्यवस्था के बावजूद सासू माँ मेरी पसंद का खाना भेजती रहीं। वहाँ अस्पताल में सब देखकर यही कह रहे थे, आपने बहुत अच्छी किस्मत पाई है। तकदीर वालों को ही इतने अच्छे ससुराल वाले मिलते हैं। सबकी बात सुनकर मैं भी अपने भाग्य पर इतरा रही थी। आखिरकार कुछ घंटों की तीव्र प्रसव वेदना झेलने के बाद मध्य रात्रि को मेरी नन्ही परी मेरी गोद में थी। अपने अंश को पाकर मैं बहुत खुश थी। ननद रानी, आप सबकी भविष्यवाणी तो गलत साबित हो गई। ईश्वर ने मेरी मुराद पूरी कर ही दी। अपनी नन्ही गुड़िया को देखकर मैं बुदबुदा रही थी। मेरे ससुराल में उन दिनों फोन की सुविधा नहीं थी, तो घर वालों को मेरी बिटिया के पैदा होने की खबर नहीं मिल पाई थी। मेरी बिटिया थोड़ी कमजोर पैदा हुई थी, तो डॉक्टरों ने उसे अपनी निगरानी में रखा था। जाड़े के मौसम में सुबह के 5 बजे अभी काफी अंधेरा था। ड्यूटी में तैनात नर्सें या तो ठंड के कारण सिमटी थी या अर्ध निद्रा में थी। वार्ड में भर्ती अन्य महिलाएं भी सो रही थी। मैंने इधर उधर नजर दौड़ाई और बाथरूम की ओर बढ़ चली। पता नहीं वह सपना था या कोई भ्रम। मुझे लगा कि मेरे साथ साथ कोई चल रहा है। डर मुझ पर हावी होने लगा था। जब पलटकर देखा तो मुझे जोर से चक्कर आ गया और मेरी आंखों के आगे अंधकार छा गया। जब होश आया तो मैं एक औरत की बाहों में थी। उसने मुझे मजबूती से संभाल रखा था। दीदी, आपको किसी ने बताया नहीं कि डिलीवरी के बाद कमजोरी महसूस होती है और चक्कर भी आते हैं। पुराने जमाने में जिन औरतों के बच्चे घर पर भी पैदा होते थे, उन्हें कमरे से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। दीदी का संबोधन पाकर मैं बेहद अचंभित थी। एक तो मेरे ससुराल का शहर और यहाँ इस अस्पताल में दीदी कहकर पुकारने वाली का आखिर मुझसे क्या रिश्ता हो सकता है। मैं गहन सोच में डूबी थी। उसने अपनी बाहों का सहारा देकर मुझे मेरे बेड तक पहुंचा दिया। दीदी, अगली बार आप अकेली यहाँ वहाँ मत जाना। कोई ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। मैं यहीं आपके आसपास ही रहूँगी। जाते जाते वह मुझसे कह गई। मुझे अपनी आँखों और कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि इस अनजाने शहर में
मुझे दीदी कहकर भी कोई बुला सकता है। इसी उधेड़-बुन में मुझ पर नींद हावी होने लगी थी। थोड़ी देर बाद पक्षियों के कलरव ने मुझे भोर का एहसास दिलाया। खिड़की से सूर्यदेव की गुलाबी किरणें छन कर आ रही थी। पूरे वार्ड में सुगबुगाहट शुरू हो गई थी। कुछ ही देर में विजिटिंग आवर्स शुरू हो गए थे। अपनों से मिलने वालों का तांता लग गया था। मैं भी अपने परिजनों की आस में बेसब्र हो रही थी। काफी देर हो गई, पर मेरे घर से कोई भी अभी तक मुझसे मिलने नहीं आया था। मैंने घड़ी पर एक सरसरी निगाह डाली। घड़ी ने पूरे 9 बजाए थे। मेरे परिजनों का अभी तक कुछ अता पता नहीं था। दीदी, आप नाश्ता कर लो, नहीं तो ठंडी हो जाएगी, वह औरत मुझसे कह रही थी। उसकी गतिविधियों से मैं अब तक समझ चुकी थी कि वह उस अस्पताल की नर्स थी। दीदी, आपके घर वाले आते ही होंगे, पहले आप चाय नाश्ता तो कर लो। मेरे चेहरे के भाव पढ़ते हुए उसने मुझसे फिर से गुजारिश। उसने कहने पर मैंने अस्पताल से मिले नाश्ते पर अपनी निगाह डाली। घर से अपनी पसंद का खाना मिल जाने के कारण मैंने वहाँ का खाना अभी तक चखा भी नहीं था। मन मारकर मैंने थोड़ा नाश्ता और चाय लिया। देखते देखते सुबह के 11 बज गए। लोगों की सवालिया निगाहें लगातार मेरा पीछा कर रही थी। क्या हो गया बहन, आपके घर वाले अब तक मिलने क्यों नहीं आए? एक ने सवाल किया तो दूसरी का भी मुंह खुल गया। शायद बेटी पैदा होने की खबर मिलने से वे लोग थोड़े निराश हो गए होंगे। बेटी के पैदा होने की खबर उन तक नहीं पहुंच पाई है। वैसे मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं। बेटी पैदा हुई या बेटा, इन बातों से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने तड़प कर कहा। अपनी बातों से उन दोनों औरतों का मैंने मुंह बंद कराना चाहा। अरे, अब तक तो उन्हें जरूर खबर लग गई होगी, तभी तो सबके सब गायब है। आप बहुत भोली हो बहन, ये ससुराल वाले भी बिल्कुल जलेबी की तरह सीधे होते हैं। जितनी जल्दी समझ जाओ तो आपके हक में अच्छा होगा। कल तक तो बड़ा लाड़ प्यार लुटा रहे थे, बेटी के पैदा होने की खबर सुनकर ऐसे भागे जैसे गधे के सिर से सींग। दिन के बढ़ने पहर के साथ सबके मुंह धीरे धीरे खुलने लगे थे। सबकी घूरती निगाहें और बातों से मेरा कलेजा छलनी होता जा रहा था। अब धीरे धीरे घबराहट मुझ पर भी हावी होने लगा था। क्या सचमुच बेटी पैदा करना उनकी नजरों में बड़ा गुनाह हो गया? क्या उनका प्यार महज एक दिखावा था? क्या सचमुच उन्हें सिर्फ बेटे की ही चाह थी? क्या बेटी पैदा होने की खबर उन्हें लग चुकी होगी? वे अब तक मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? अगर वे नहीं आए तो? मैंने डर के मारे जोर से अपनी आंखें मीच ली। अनगिनत सवाल मेरे अंदर तूफान सा बवंडर पैदा कर रहे थे। अरे, खाना खा लो मैडम, अभी बच्ची को तुम्हें दूध भी पिलाना पड़ेगा, एक दूसरी नर्स ने मेरे पास आकर जोर से कहा। उसकी बात सुनकर दूसरी वाली, जिसने मुझसे दीदी का रिश्ता जोड़ रखा था, कहने लगी, खा लो दीदी, मैं हूं ना आपके पास पास। अरे, खाना छोड़ने से कुछ बदल थोड़े ही जाएगा, बच्ची पैदा की है तो कुछ झेलना ही पड़ेगा। वहाँ वार्ड की अन्य महिलाएं भी मुझसे कहने लगी। अब मेरे सब्र का बांध टूट गया था। दोपहर के विजिटिंग आवर्स लगभग खत्म हो चुके थे। अभी तक अपने घर वालों को अपने पास ना पाकर मेरी रुलाई जोर से फूट पड़ी थी। अपनी बिटिया को गोद में लिए मैं सूनी आंखों से उसे निहार रही थी। कैसी किस्मत लेकर पैदा हुई है मेरी बच्ची, कोई अब तक तुझे देखने भी नहीं आया। तेरे पापा इतने निष्ठुर कैसे हो सकते हैं? उन्होंने भी तो कहा था कि उन्हें बेटी ज्यादा पसंद है। ये अलग बात है कि ये बात उन्होंने मुझसे अकेले में कही थी। वैसे भी अपने घर वालों के सामने उनकी ही भाषा बोलते थे। मुझे नहीं पता था कि ऐसे समय में वे भी घर वालों के ही रंग में रंग जाएंगे। अपनी नन्ही गुड़िया को गोद में लेकर आंसुओं में सरोबार होकर मैं खुद से सवाल जवाब कर रही थी। ओ मैडम, डॉक्टर राउंड पर आने वाले हैं, बच्ची को गोद में लेकर
मत रो, नर्स ने आकर कहा। तो मैंने जबरदस्ती अपनी रुलाई दबाने की कोशिश की। बच्ची थोड़ी कमजोर है, इसका विशेष ख्याल रखना पड़ेगा। डॉक्टर ने मेरी बच्ची को जांच परख कर 2 टूक कहा। मैंने उनकी ओर देखा तो वे दूसरे पेशेंट की ओर बढ़ चले थे। वैसे मैंने महसूस किया था कि डॉक्टर से ज्यादा बात नहीं करते, पर उनके कम बोलने ने मेरे दर्द को और बढ़ा दिया था। नर्स ने जब मेरी बेटी को गोदी में दिया तो वह जोर जोर से रो रही थी। लगता था जैसे अनजान हाथों में दिए जाने की शिकायत मुझसे कर रही थी। मत रो मेरी बच्ची, तेरी माँ है ना तेरे पास, वह तुझे अपने जीते जी कभी कोई कष्ट नहीं होने देगी। कांपते होठों से कहते हुए मैंने उसे कसकर अपनी छाती में भींच लिया। वह अब भी रोए जा रही थी। शायद अपनी रुदन से वह मेरे मन के दर्द को बांटने की असफल कोशिश कर रही हो। शाम के विजिटिंग आवर्स शुरू हो गए थे। सबके परिजनों का आना जाना शुरू हो गया था। अपनों की आस करना मेरे लिए बेईमानी ही था। मैं अपनी नन्ही गुड़िया के साथ जबरदस्ती आंखें मूंदे पड़ी थी। उठिए मैडम, कोई आपका पता पूछते हुए यहाँ तक आया है। देखिए, शायद कोई आपका जान पहचान वाला हो। चलिए, इतनी आदमियत तो बची है मेरे ससुराल वालों में कि खुद न आकर किसी और को मेरे पास भेज तो दिया। सोचते हुए मैंने दरवाजे की ओर निगाह डाली। देखा तो मेरे पति के जिगरी दोस्त विवेक जी चेहरे पर आत्मग्लानि के भाव लिए खड़े थे। शायद मेरे पास आने में उन्हें भी झिझक हो रही हो। वहां क्यों खड़े हैं? आकर मेरी नन्ही गुड़िया को आशीर्वाद तो देते जाइए। हाँ श्योर भाभी जी, उन्होंने थोड़ा अटकते हुए कहा। सॉरी भाभी जी, मैं थोड़ा लेट हो गया, मैं समय पर नहीं आ सका। कम से कम आप आए तो, बाकी लोग तो। मेरी आधी बात हलक में ही घुट कर रह गई। अरे भाभी जी, आप तो मेरी वजह से कुछ ज्यादा ही परेशान हो गई। दरअसल दंगा भड़कने की आशंका के मद्देनजर कल देर रात नया बाजार का पूरा इलाका प्रशासन ने खाली करा दिया। आपका पूरा परिवार एक सुरक्षित स्थान पर शरण लिए हुए हैं। हड़बड़ी में विजय, मेरे पति, मुझ तक मैसेज पहुंचा गया था कि मैं दिन में आकर आपसे मिल लूं, ताकि आपको पूरी बात पता चल सके। दिन में दुकान की व्यस्तता के कारण मैं आपसे मिलने नहीं आ पाया। मुझे माफ कर दीजिए भाभी, मेरी वजह से आपको कितनी तकलीफ उठानी पड़ी। कहते हुए एक खाने का डिब्बा विवेक जी ने मेरी ओर बढ़ाया। मेरी माँ ने आपके लिए भेजा है, खा लीजिए। किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बेझिझक बता दीजिए भाभी, मैं सुबह लेता आऊंगा। उन्होंने थोड़े दबे स्वर में कहा। किसी चीज की फिलहाल कोई जरूरत तो नहीं, पर संभव हो तो मेरी बेटी की आने की खुशी मेरे घर वालों तक पहुंच सके तो। अरे गुड़िया रानी, तू तो बिल्कुल अपने बाप की तरह दिखती है। जितनी जल्दी हो सके तेरे आने की खबर अपने दोस्त और उसके घर वालों तक पहुंचा देता हो। मेरी नन्ही परी को देखकर विवेक जी ने उत्साहित होकर कहा। थोड़ी देर तक ठहरकर वे वहां से निकल गए। ओह, मैं कितनी गलत थी। लोगों की बातें सुन सुनकर मेरे अंदर कितने नकारात्मक भाव पैदा हो गए थे। मेरी आंखें कैसे अपनों के प्यार को पहचानने में धोखा खा गई। सच्चाई जानकर मैं खुद ही आत्मग्लानि से भर उठी थी। विवेक जी की बात सुनकर आसपास के लोगों को भी जैसे सांप सूंघ गया था। सब मुझसे नजर चुरा रहे थे। मैंने खुश होकर अपना खाना खत्म किया और अपनी नन्ही परी को गोद में लिए असीम आनंद में डूब गई। थोड़ी देर में वार्ड की रोशनी मध्यम कर दी गई ताकि लोग चैन से सो सके। मैं भी सोने का उपक्रम कर ही रही थी। दीदी देखिए, आपसे कोई मिलने आया है।
सामने देखा तो मेरे पति खड़े मुस्कुरा रहे थे। ओह आप, मैं खुशी से चिल्लाई। मैंने घड़ी पर निगाह डाली। रात के 10:30 बज रहे थे। मतलब कि मैं कोई सपना नहीं देख रही। आप सचमुच मेरे पास खड़े हैं। मेरी आंखें भीग गई। पर इतनी रात को, वो भी ऐसी स्थिति में, आप यहाँ तक कैसे पहुंचे? अरे भाई, जब एक माँ अपने बच्चे के लिए इतना दर्द झेल सकती है तो बाप क्यों नहीं? विवेक के द्वारा खबर मिलते ही मैं अपनी बच्ची को मिलने से खुद को रोक नहीं पाया। मैंने जाकर पुलिस वालों को पूरी बात बताई और उनसे मदद मांगी। उन लोगों के जरिए ही मैं यहाँ तक पहुँच पाया। मेरे पति ने कहा, चलिए सर, आपको ज़्यादा वक्त हम नहीं दे सकते, ये नियम के खिलाफ है। कल सुबह विजिटिंग आवर्स में आप फिर से आकर आप मिल लेना। ड्यूटी पर तैनात नर्स ने कहा। हाँ हाँ, चलता हूँ। नर्स से उन्होंने कहा। बड़ी मिन्नतों के बाद इन लोगों ने थोड़े वक्त के लिए यहाँ आने दिया। चलता हूँ श्रीमती जी, कल सुबह फिर आऊँगा। अपनी नन्ही परी को निहारते हुए वे वहाँ से विदा हो गए। अगला सूर्योदय मेरे लिए खुशियों का खजाना लेकर आया था। गुलाब की नन्ही कली है आई, कांटों को चीरकर हमारी जिंदगी मुस्कुराई। पतिदेव ने शायराने आवाज में अपनी बिटिया को देखकर कहा, दीदी, मैं कहती थी ना कि आपके परिवार वाले जरूर आएंगे। वह नर्स जिसका नाम सुमन था उस सुखद पल की गवाह थी। मैं जितने दिन भी अस्पताल में रही, सुमन ने मेरा विशेष ख्याल रखा। दंगे के हालात सुधरते ही मैं अपनी लाडली के साथ घर चली आई, जहां परिवार वालों ने हमारा भव्य स्वागत किया। सुमन से बिछड़ते समय मेरी आंखें नम थी। तन से हम भले ही दूर थे, पर मन से आज भी एक दूसरे के बिल्कुल करीब। इतने सालों के बाद भी हमारा जब भी मन हो एक दूसरे से मिल लेते हैं। उस मुश्किल घड़ी में एक बहन जो मुझे मिल गई थी। सच दोस्तों, जमाना चाहे कितना ही बदल गया हो, पर आज भी बेटी के पैदा होने पर लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं। उनकी नकारात्मक बातों का प्रभाव हमारे ऊपर हावी होकर हमारी सोच और बुद्धि को कुंठित कर देता है। जरूरत है कि हम लोगों की बातों में व्यर्थ में अपना समय न गंवाएं। बेटियां हमारे लिए वरदान स्वरूप है, इसीलिए नई माँ और नवजात गुड़िया का गर्मजोशी से स्वागत करें। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए और लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।